हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन थोड़े डायरेक्ट से लगेंगे देखने में, लेकिन अंदर से डिफिकल्ट होंगे। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट द मिनिमम अटेनेबल कॉस्ट अंडर परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस विद नो वेस्ट और इनएफिशिएंसी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, कोई भी वेस्ट या इनएफिशिएंसी नहीं हो रहा, काफी आइडियल सी सिचुएशन लग रही है, तो ये आइडियल स्टैंडर्ड बन जाएगा। ठीक है। नॉर्मल स्टैंडर्ड्स क्या है कि एक नॉर्मल कंडीशन में बेसिक स्टैंडर्ड होते हैं जो कि हमने बहुत 10 15 20 साल पहले बनाए थे, और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अच्छा 10 साल पहले तो ये होता था, 20 साल पहले ये होता था, अभी 10 5 साल पहले ये हो रहा है। तो ये हमें ट्रेंड्स अगर फॉलो करने हैं या ट्रेंड समझने हैं तो हम बेसिक स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे। करेंट स्टैंडर्ड जो करेंट सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो आइडियल स्टैंडर्ड्स अज्यूम करते हैं परफेक्ट कंडीशंस, कोई भी वेस्टेज या डाउन टाइम नहीं होगा। ये रेयरली यूज किए जाते हैं फॉर डायरेक्ट कंट्रोल, लेकिन एक लॉन्ग टर्म गोल की तरह काम करते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड्स प्राइमरली हम क्यों यूज करते हैं, तो मैंने बताया लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं और ट्रेंड्स ओवर द टाइम यहाँ पर शोकेस करते हैं। तो बेसिक स्टैंडर्ड्स अनचेंज्ड हैं लॉन्ग पीरियड्स के लिए, और इनको हम यूज कर लॉन्ग टर्म प्लानिंग या वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर मैनेजमेंट कर पाए। मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर मुझे देखना है कि लेबर कैसा काम कर रही है, अगर मुझे देखना है कि जो मेरे पास में प्रोडक्शन हुआ है, जो इन्वेंट्री मैंने बनाई है, वो किस प्राइस पर आई है, राइट। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और कॉस्ट कंट्रोल हम कर पाए, बहुत ज्यादा एक्सेस में कॉस्ट ना लग जाए, इसके लिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है, हम एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं जिसको हम एक स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि हम इस बेंचमार्क को फॉलो करें। अगर यहाँ पर हम इस बेंचमार्क से खराब काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब अनफेवरेबल चीजें हो रही हैं, एडवर्स हो रही हैं। अगर हम इस बेंचमार्क से अच्छा कर जाएंगे तो वो फेवरेबल कहलाएगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वैल्यूएशन में, कंट्रोल में और इवैल्यूएशन में हेल्प करता है। ये एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल है, ना कि एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है हमें। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है हमारा, एक्चुअल प्राइस कितना है, इनटू हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर क्या होगी और हमारी एक्चुअल क्वांटिटी क्या होगी, हम ये देखते हैं। ठीक है। फॉर्मूले में हमें क्या यूज करना है, फॉर्मूले में हम एक्चुअल क्वांटिटी यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास इतना ही यहाँ पर हमने यूसेज किया होगा। तो 120 हमने यूज किया, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितना होना चाहिए था, 5 रुपीज पर केजी, एक्चुअल में कितना हुआ, केवल 4 हुआ। तो 120 इंटू 1 ये हमारे लिए फेवरेबल बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है। तो ये 120 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पर 5 कुछ नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। चलो अब आगे देखते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो ये पूछ रहे हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है। पहले तो मटेरियल मिक्स क्या होगा, देखो जैसे अलॉयज होते हैं, अलॉयज कैसे बनते हैं, दो यहाँ पर हमारे पास मेटल्स या दो से ज्यादा मेटल्स को जब हम कंबाइन करते हैं। अब अगर मान लो मुझे यहाँ पर स्टेनलेस स्टील बनाना है या फिर स्टैंडर्ड स्टील बनाना है, तो दोनों की क्वालिटी किस बात पर डिपेंड करती है, दोनों की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे पास में हमने कितना हमारे पास स्टील लिया और कौन सा दूसरा कंपोनेंट लिया है, मैंगनीज लिया है या क्या लिया है, राइट। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से एक प्रपोर्शन देखते हैं कि कितना होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज कैसे बनता है आपका, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से। तो कॉपर और टीन अगर मैं लेकर चलूंगी, तो मान लो यहाँ पर इनकी क्वांटिटी मैं चेंज कर दूं, तो फिर इसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपका कब अक्वर करता है, जब हमारे पास एक से ज्यादा मटेरियल हम प्रोडक्शन में यूज कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें क्या चेक करना होता है कि हमारे पास कम से कम 2 इनपुट्स होने चाहिए, और वेरिएंसेस में हम एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में डिफरेंस भी देख लेते हैं। अब आ जाओ पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के ऊपर। तो ये बोल रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमें दे रखा है, और हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे रखा है। हमें यहाँ पर मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस के सम होता है। ठीक है। तो अब हमारे पास में यहाँ पर कॉस्ट वेरिएंस 500 कैसा है,
फेवरेबल है, तो पहले तो हम इसको मेंशन करेंगे कि हमारे पास ये कितना हो गया 500, और एडवर्स सॉरी ये ए लिखा हुआ है तो एडवर्स हो गया माइनस में, मटेरियल प्राइस हमारे पास में प्लस का 300 प्लस MUV, राइट। अब -5 और -300 हमारे पास कितना हो गया -800 हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसा आना चाहिए, माइनस में है तो एडवर्स हो गया और 800, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड में से एक्चुअल जब हमारा इनपुट होगा, इनपुट कॉस्ट, इनपुट मटेरियल, इनपुट लेबर या इनपुट ओवरहेड्स। ओके, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये बोल रहे हैं हु इज जनरली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारे पास है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। प्राइसिंग, अगर मैं यहाँ पर रॉ मटेरियल महंगा खरीद कर लेकर आ रही हूँ, मतलब मैंने बार्गेनिंग अच्छे से नहीं की, तो हमारे पास में जो परचेज मैनेजर हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर मान लो यूसेज की बात होती, तो अगर यूसेज खराब हुआ है, इसका मतलब जो प्रोडक्शन हेड हैं वो देख नहीं रहे हैं कि लेबर कैसे वेस्ट कर रही है या मशीन में कुछ खराबी है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार होते हैं। याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपको निकालना है। स्टैंडर्ड आपको दे रखा है 10 kg एट 8 रुपीज पर kg, ये स्टैंडर्ड प्राइस हो गया। ये आपको यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है फॉर 1 यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, 1000 यूनिट्स हुआ। जो मटेरियल यूज हुआ वो 11,000 यूनिट हुआ, केजी हुआ सॉरी। एक्चुअल प्राइस हमारे पास में 9 रुपीज पर केजी है। तो इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें 1000 यूनिट्स के लिए देखना है। हमारे पास में एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ 1000 यूनिट्स का। 1000 यूनिट्स बनाने में हमें यहाँ पर कितना यूसेज लगेगा, एक यूनिट बनाने में अगर 10 किलो लगेगा तो 1000 यूनिट्स बनाने में 10,000, राइट। तो सबसे पहले तो 10,000 केजी हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना था, हमें निकालना था मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए हम क्या देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी हमारी एक्चुअल में यूज हुई है और कितनी स्टैंडर्ड है, इनटू हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस देखो, जब प्राइस पूछा जाए मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो प्राइस को आप ब्रैकेट में लेकर जाएंगे, ठीक है। और जब आपसे यूसेज पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर क्वांटिटी को ब्रैकेट में लेकर जाएंगे। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है आपका 8 केजी था, राइट। और यहाँ पर 8 रुपीज पर केजी इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी है 10,000 केजी है, और एक्चुअल में जो हुई थी वो 11,000 केजी थी। तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 केजी इंटू 8 आ जाएगा, दैट इज 8,000 रुपीज एडवर्स। अब ये बोल रहे हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो होता है वो किसका सब वेरिएंस होता है। तो हमारे पास मटेरियल यूसेज वेरिएंस होता है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस में हम देखते हैं कि हमारे पास कितना मिक्स होगा इनपुट्स का, ठीक है, कौन सा इनपुट कितना यूज हो रहा है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर क्या आउटपुट बनकर आएगा, राइट। तो यहाँ पर मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो होता है वो आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस का सब डिवीजन होता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं इनमें से कौन सा हमेशा ही एडवर्स रहेगा। हमेशा एडवर्स मतलब अनफेवरेबल। तो लेबर का रेट कभी कभार तो मेरे फेवर में भी जा सकता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। लेबर कभी ज्यादा भी काम कर सकती है, कभी कम भी, तो यहाँ पर ये भी आपकी कभी फेवरेबल कभी एडवर्स होगी। आइडल टाइम, आइडल टाइम कौन सा होता है कि भाई लेबर को हम आज लेकर आए काम के लिए, लेट अस से 8 घंटे लेबर काम करती है, बट लेबर केवल यहाँ पर 2 घंटे काम कर पाई, 6 घंटे लेबर खाली बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी मशीन सही नहीं चल रही थी, या मेरे पास रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल नहीं था, या पावर में कोई दिक्कत आ गई, है ना। तो यहाँ पर आइडल टाइम वेरिएंस जो होता है उसमें अब क्योंकि मैंने लेबर को पूरे दिन के लिए रखा है, अब लेबर कुछ काम करे या कुछ नहीं करे, पैसा तो उसको मुझे पूरा ही देना पड़ेगा, इसलिए ये वेरिएंस मेरे लिए एक अनफेवरेबल होता है, जो कि कॉस्ट ऑफ आवर्स हमने पे करे, जबकि यहाँ पर एबनॉर्मल रीजन की वजह से हमारी लेबर ने काम नहीं किया, तो ये कंपनी के लिए एक लॉस होता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए, जब मैं एफिशिएंसी की बात करूंगी तो मैं यहाँ पर बात करूंगी टाइम की, कि हम कितना टाइम ले रहे हैं।
अब ये बोल रहे हैं स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास में 400 है, एक्चुअल आवर्स हमारे पास में 420 है, स्टैंडर्ड रेट जो है वो 10 रुपीज पर आवर है और एक्चुअल रेट 11 है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, एफिशिएंसी देखनी होगी कि हमारी एफिशिएंसी कैसी है। तो हमें यूजुअली तो 400 घंटे में काम कर लेना चाहिए था, करा हमने 420 में, मतलब 20 घंटे हमने सेम काम को करने में एक्स्ट्रा यूज किए, तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल हो गया, नेगेटिव आ गया। इनटू हमारा जो रेट है वो कितना है, ₹10 होगा, तो -20 इंटू 10 हमारे पास 200 रुपीज एडवर्स के चले गए। ये बोल रहे हैं एक लेबर है, यहाँ पर कंपनी है जो कि रिप्लेस कर रही है, एक हमारे पास अनस्किल्ड लेबर है और एक हमारे पास स्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड लेबर कैसी होती है, जो कि कम पैसा चार्ज कर कर ज्यादा काम दे सकती है, और स्किल्ड लेबर यहाँ पर ज्यादा पैसा चार्ज करती है। लेकिन अनस्किल्ड में गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इनकी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन स्किल्ड की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में पूछा है कि किस तरह के वेरिएंसेस आएंगे। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, फेवरेबल रेट, एडवर्स एफिशिएंसी। अनस्किल्ड में फेवरेबल रेट है, हाँ है, यहाँ पर हमें सस्ते में लेबर मिल रही है, लेकिन जो एफिशिएंसी है वो अच्छी नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर, लेकिन इन्होंने पूछा है कि जब हम अनस्किल्ड से स्किल्ड की तरफ चले गए, तो स्किल्ड की तरफ जाएंगे तो रेट तो हमारे लिए अनफेवरेबल है, लेकिन एफिशिएंसी हमारे लिए फेवरेबल है, तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। स्किल्ड वर्कर्स ज्यादा यहाँ पर चार्ज करते हैं, लेकिन वो फास्टर और बेटर क्वालिटी में काम करते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए 5000 हैं, एक्चुअल आवर्स यहाँ पर जो है वो हमारे 5200 हैं। खाली टाइम जो हमारी लेबर बैठी वो 200 घंटे बैठी, तो स्टैंडर्ड रेट इन्होंने 5 बता रखे हैं, आइडल टाइम वेरिएंस बताना है। तो आइडल टाइम हमने काम करा हो या नहीं करा हो, पैसा तो देना पड़ेगा, और रेट हमारा 5 रुपीज के हिसाब से है, तो 1000 रुपीज हमें देने पड़ेंगे, और आइडल टाइम हमेशा अनफेवरेबल होता है, एडवर्स होता है, तो ये हमारा ए में आ जाएगा। तो 1000 यहाँ पर हमारे पास एडवर्स में चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर मिक्स वेरिएंस, ये हमें कैसे कैलकुलेट करना है। लेबर मिक्स वेरिएंस में हम देखते हैं हमारे पास स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर या अलग अलग तरह की जो लेबर है उसका हमने मिक्स बनाया। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो लेबर मिक्स वेरिएंस है इसके लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कॉम्पोजिशन जब हमारी डिफरेंट होती है, तो जो एक्चुअल आवर्स होते हैं वो अलग अलग प्रपोर्शन में चले जाएंगे। अनस्किल्ड लेबर यहाँ पर अपना ज्यादा टाइम लेगी, स्किल्ड लेबर कम टाइम लेगी, राइट। तो स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास में रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर मान लो स्किल्ड लेबर से हम अनस्किल्ड की तरफ गए, तो हमें पता है अनस्किल्ड ज्यादा टाइम लेगी, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू हमारा स्टैंडर्ड रेट, ये सब हमारे लिए क्या बताते हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज द सम ऑफ रेट वेरिएंस प्लस मिक्स वेरिएंस, रेट वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडियल टाइम। तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस बताना है, जैसे मैंने आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताया था कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है। सिमिलरली लेबर कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पर क्या बनना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास में लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है रेट और एफिशिएंसी, कि आपका रेट क्या है लेबर का और उनकी एफिशिएंसी कितनी है। लेकिन अगर खाली टाइम भी दे रखा है कि भाई आइडल टाइम भी रखना पड़ा, तो वो भी हम ऐड करते हैं। तो रेट वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडल टाइम वेरिएंस यहाँ पर आपका आ जाएगा, अगर आइडल टाइम भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज कैलकुलेटेड सिमिलर टू। यहाँ पर अब आपको ओवरहेड वेरिएंसेस की बात करनी है, तो हम एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर भी हमारा वही लॉजिक लगता है जो हमारा लेबर रेट वेरिएंसेस में लग रहा था। तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेरियंस वेरिएंस जो होगा वो हमारा कैसे सिमिलर होगा, मटेरियल यूसेज, लेबर रेट, सेल्स वॉल्यूम, फिक्स्ड ओवरहेड या फिर लेबर एफिशिएंसी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर लेबर रेट वेरिएंस बी हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है वो हमारा कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेट अपॉन या फिर स्पेंडिंग हमारी अगेंस्ट द स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना लगना चाहिए था
स्टैंडर्ड हमारा क्या था और दोनों का डिफरेंस हमारे लिए वेरिएंस कहलाता है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो ये बोल रहे हैं कि अराइज क्यों कर रहा है। सो यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्यों अराइज करते हैं। तो ये आपके क्योंकि आउटपुट लेवल में कोई चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं, जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंसेस जो है वो आपके आएंगे। देखो इसको कैसे समझना है ना, इसके लिए बेसिक से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके आउटपुट जो है इन टोटल उसके साथ तो चेंज होंगे नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, राइट। जैसे अगर मैं रेंट दे रही हूँ तो यहाँ पर वो तो चेंज होगा नहीं, लेकिन जो चेंज पर यूनिट है वो डिपेंड इस बात पर करेगा कि यहाँ पर कितना यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रही हूँ, अकॉर्डिंगली जो कॉस्ट हम यहाँ पर एट्रीब्यूट करते हैं पर यूनिट वो हमारी इफेक्ट होती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमने जितना प्लान किया था उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया, तो हमारे पास में एक एक्सपेंडिचर कंपोनेंट आ गया। दूसरा हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या हमने ज्यादा प्रोडक्शन करा है या कम प्रोडक्शन करा है, तो वॉल्यूम हम चेक करेंगे। तीसरा हम देखते हैं कि हमारी जो टाइम एफिशिएंटली यूज कर पाए हम या फिर नहीं यूज कर पाए, तो हमारी एफिशिएंसी, कैलेंडर या फिर कैपेसिटी यहाँ पर कैसी होगी, राइट। तो इसी के थ्रू हमें क्या पता चलता है, इसी के थ्रू हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो वेरिएंसेस हैं वो किस तरह से काम करेंगे। तो अब ये पूछ रहे हैं भाई फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस के बारे में, तो ये जो वेरिएंस है ये देखता है कि जो प्योर स्पेंडिंग कंट्रोल है वो हमारा कैसा रहा। हम यहाँ पर आउटपुट पर ध्यान नहीं दे रहे, हम ये देखते हैं कि क्या हमने ज्यादा या फिर खर्च कम करा है जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड थे, स्टैंडर्ड में थे, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्री रेंट तो ज्यादा नहीं दे दिया, सैलरीज तो हाई नहीं पे कर दी हैं, अनएक्सपेक्टेड मेंटेनेंस तो हमारे सामने नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमारे पास में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसके लिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस यहाँ पर हमारे पास में कितना एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है, राइट। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो है वो हमारे लिए इररेलेवेंट हो गया। तो समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो ये पूछ रहे थे कि भाई फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम जो है वो आपका क्यों राइज कर रहा है, तो क्यों राइज करेगा बताओ। यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर अलग हुआ, एक्चुअल आउटपुट हमारा अलग हुआ, एक्चुअल आवर्स हमारे अलग हुए, या फिर कैलेंडर वेरिएशन था, या फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम किससे रिलेटेड है, आउटपुट से रिलेटेड होगा। तो वॉल्यूम वेरिएंसेस हमारे आए क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो थी फिक्स्ड ओवरहेड की, जो अलाउड थी फॉर एक्चुअल आउटपुट और जो बजटेड था वो अलग अलग था। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस से बोल रहे हैं कि फेवरेबल है अगर एक्चुअल वर्किंग डेज का बजटेड हमारे वर्किंग डेज का क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो एक्चुअल वर्किंग डेज अगर ज्यादा होते हैं तो मतलब मेरे पास यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। हम यहाँ पर फिक्स्ड की बात कर रहे हैं कि भाई जो फिक्स्ड हमारे पास में यूज हो रहा है, लेबर की बात नहीं कर रहे। लेबर टाइम ज्यादा ले रही है मतलब ठीक से काम नहीं कर रही है उतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करने में। फिक्स्ड मतलब मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसमें जो काम हो रहा है या उसको मैंने ज्यादा यूज किया यहाँ पर, तो मतलब मेरे पास ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर एक्चुअल वर्किंग डेज ज्यादा है स्टैंडर्ड या बजटेड डेट से, तो ये हमें ज्यादा प्रोडक्शन कराएगा और फेवरेबल वेरिएंस बन जाएगा। अब ये बोल रहे हैं देखो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है। बजटेड वाला जो फिक्स्ड है वो 20,000 है, एक्चुअल वाला 22,000 था, एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड वेरिएंस ओवरहेड जो था वो हमारा 18,000 है। तो अब आपको यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो है वो निकालना होगा। तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस हमारे पास में एक्चुअल जो होगा उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में बजटेड कितना था, बजटेड था 20,000, एक्चुअल था 22,000, तो -2,000 जो है वो मेरे पास यहाँ क्या हो गया, -2,000 मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो कि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। और माइनस है तो एडवर्स होगा, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। मैम फिर यहाँ पर हमारे पास एब्जॉर्ब्ड वाले का क्या करना है, जरूरी नहीं है एग्जाम में जितनी चीजें दी गई है सब आपको यहाँ पर यूज करनी होंगी। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड यहाँ पर आपके लिए इररेलेवेंट है, ठीक है। और एग्जाम में इसी तरह के जो ट्रैप्स होते हैं वो आपके पास में देखने के लिए मिलते हैं। समझ में आ गई।
तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 50 चीजें दे रखी हैं तो 50 के 50 यूज करने हैं। एक दो यहाँ पर इनपुट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको यूज नहीं करने हैं। ओके, समझ में आ गया। अब ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एग्जैक्टली होते क्या है, जो कि प्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पर जो हमारे आउटपुट है या आवर्स हैं, तो हम इसको चार्ज कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन पर। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एब्जॉर्प्शन रेट हमारा क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट जाते हैं, अगर एक्चुअल आउटपुट मेरा 5000 यूनिट्स है, स्टैंडर्ड रेट मेरा 10 रुपीज पर यूनिट है, और मेरा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो था वो यहाँ पर 45,000 रुपीज था, तो वॉल्यूम वेरिएंस मेरे लिए कितना होगा। क्या पूछ रहे हैं हमसे कि हमारे लिए वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, कैसे इसको निकालना है, थोड़ा सा आइडिया है किसी को। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है, और वॉल्यूम वेरिएंस हमारा यूनिट्स में आता है, राइट। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में आउटपुट हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमने ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया या फिर हमने यहाँ पर कम प्रोडक्शन करा है जितना कि हमारे लिए परमिटेड है। तो एक्चुअल आउटपुट 5000 यूनिट्स था, जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स थे वो 45,000 रुपीज, स्टैंडर्ड रेट 10 रुपीज पर यूनिट था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या निकाल रहे हो, वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पर निकाल रहे हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि शायद स्पेंडिंग हमारी परफेक्ट भी हो तो हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो इसको कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड या फिर हमारा जो यहाँ पर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है, इनका डिफरेंस हमें लेना है। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना है माइनस बजटेड। अब हमारे पास में यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। बजटेड आउटपुट कितना था, 45,000 यूनिट्स थी, तो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड रेट 10 का था, इससे 4500 यूनिट्स बनी। जो एक्चुअल यूनिट्स बननी थी वो 5000 बननी चाहिए थी, और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रेट है वो आपका 10 है, तो ये हमारे पास में पॉजिटिव आया, तो ये फेवरेबल माना जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें समझी, हमने यहाँ पर समझा कि हमारे पास में हमें ये चेक करना है कि कितनी यूटिलाइजेशन हमने अपनी कैपेसिटी की करी। मेरी कैपेसिटी यहाँ पर 10 घंटे काम करने की है, मैंने काम किया केवल 5 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली क्या हमने उतना प्रोड्यूस किया जितना कि हमने प्लान किया था। तो हो सकता है खर्चा हमारा परफेक्ट हो लेकिन प्रोडक्शन हमारा कम हो, और इसी वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन कम हुआ, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट को हमने अलग अलग यूनिट्स पर अपना चार्ज करना था वो हम कम कर पाए। मतलब जहां मेरे पास 5 यूनिट्स 15 यूनिट्स बननी थी, वहां मैंने अगर 20 यूनिट्स बनाई, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 15 यूनिट्स पर ज्यादा दिखाई देती, 20 में थोड़ी कम लगेगी, लेकिन ये हमारे लिए फेवरेबल हो गया। मगर अगर उल्टा हो जाता, मान लो यहाँ पर 20 यूनिट्स बनाते और यहाँ पर हर एक के ऊपर 5-5 रुपीज लगाते, लेकिन क्योंकि बनाई केवल 10 यूनिट्स तो हर यूनिट पर 10 रुपीज लगाने पड़े, तो ये अनफेवरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस इन फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो एफिशिएंसी वेरिएंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है फिक्स्ड ओवरहेड्स में, तो वो कैसे होगा। वेरिएंस में हम क्या देखते हैं, वेरिएंस में हम देखते हैं कि भाई जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी की बात हो रही है, एफिशिएंसी मतलब हमारे पास किसी काम करने को हमने कितना समय लिया, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हमने जो स्टैंडर्ड आउटपुट या जो हमारे पास आउटपुट आना था उसको बनाने के लिए कम टाइम लिया या ज्यादा समय लिया। कम समय लिया अगर हमने तो हम एफिशिएंट हैं, ज्यादा समय लिया तो हम इनएफिशिएंट हैं। अब इसी को निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर हमारे लिए फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ठीक है, इनटू हमारे पास में स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आउटपुट के लिए क्या थे, और हमारे पास एक्चुअल आउटपुट कितना रहा या एक्चुअल आवर्स कितने लगे। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारे पास में स्टैंडर्ड रेट कितना है और स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे और एक्चुअल आवर्स क्या लगे। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स। तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी यहाँ पर वेरिएंस हमारे पास स्टैंडर्ड रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस माइनस एक्चुअल आवर्स होगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर,
जो कि है आपका सेल्स मार्जिन। अब सेल्स मार्जिन में यहाँ पर सेल्स वेरिएंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम वैल्यू वर्सेस मार्जिन कर रहे हैं। वैल्यू मेथड में हम यहाँ पर, अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू में हम सेलिंग प्राइस लेकर चलेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर मार्जिन की, तो मार्जिन जैसे आपने कभी अपने पेरेंट्स को भी सुना होगा कि इस पर्टिकुलर चीज में कितने रुपए की मार्जिन है, मतलब कितना रुपए का प्रॉफिट हमें मिल पा रहा है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट पर यूनिट चेक कर रहे होते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, तो यहाँ पर हमसे सेल्स मार्जिन पूछी गई है, तो जब फोकस हमारा प्रॉफिट पर होगा तो क्वांटिटी यहाँ पर हमारी स्टैंडर्ड मार्जिन को अफेक्ट करेगी, राइट? अगर हमारा फोकस प्रॉफिट पर है तो हम कितनी क्वांटिटी बेच पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। तो हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे? हम लेकर चलेंगे हमारी एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन। तो मार्जिन मेथड में प्रॉफिट मेथड इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पर स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट यूज करते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, एक न्यूमेरिकल, अगर एक्चुअल सेल्स हुई है 1 लाख की, बजटेड सेल्स थी 80,000 की, तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस हमारा कितना होगा? तो ओवरऑल डिफरेंस हमें सेल्स रेवेन्यू में देखना है। अब मेरे लिए अगर एक्चुअल सेल्स ज्यादा हो रही हैं, अब यहाँ पर हमारे पास में हम सामान बेच रहे हैं, तो एक्चुअल सेल्स मेरे लिए यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए, तो ये हमारे लिए फेवरेबल होगा। तो एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करेंगे हम जब सेल्स की बात आएगी। जब इनपुट की बात आएगी जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर 20,000 का हमारे पास फेवरेबल सेल्स वेरिएंस होगा। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस किसका सब वेरिएंस है? इसके लिए आपको एक टेबल याद करनी है। सेल्स वैल्यू वेरिएंस, यहाँ पर सेल्स वैल्यू का जो वेरिएंस होगा वो डिपेंड करेगा वॉल्यूम कितनी है, कितना हमने बेचा, ठीक है? और यहाँ पर वॉल्यूम इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमारे पास में कितनी तो क्वांटिटी थी और मिक्स किया गया। तो सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस किसका हिस्सा हुआ? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का यहाँ पर हिस्सा बन जाएगा। समझ में आ गया पूरा का पूरा यहाँ पर आपका किस तरीके से है? सेल्स वैल्यू वेरिएंस आपका ड्राइव होता है वॉल्यूम से, कितनी क्वांटिटी आपने बेची, और वॉल्यूम यहाँ पर डिपेंड करेगी क्वांटिटी ऑल्सो अ मिक्स। अब आ जाते हैं यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट लेवल के और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर। लेट अस स्टडी अबाउट द टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पर, ठीक है? ओके, एक सेकेंड, कुछ पेन में हो गया। हाँ, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि किस तरीके से हमारे जो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस हैं वो काम करते हैं। तो एक डिफरेंस कि स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट हमारी कितनी होती है एक्चुअल आउटपुट के लिए, और एक्चुअल हमारी जो ओवरहेड कॉस्ट लगी वो कितनी लगी, ठीक है? कितना यहाँ पर स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट जो हमारी अलाउड थी माइनस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट हमारी कितनी लगी, इसका डिफरेंस हमारे पास टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में आता है। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास में स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट जो था वो 10 रुपीज पर यूनिट था, ठीक? और यहाँ पर हमारे पास में जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था वो 1000 यूनिट्स का था, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ लेट अस से वो हमारे पास में 900 यूनिट्स का हुआ, और जो हमारे पास में यहाँ पर एक्चुअल ओवरहेड इनकर हुआ वो 9,500 का हुआ, ठीक है? तो हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड इतना है, हमारे पास में एक्चुअल आउटपुट जो हुआ वो 900 है। स्टैंडर्ड हमारे पास में यहाँ पर जो रेट होता स्टैंडर्ड ओवरहेड वो 10 रुपीज पर यूनिट, और स्टैंडर्ड हमारा प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स का होता, बट ऐसा तो हुआ नहीं। तो अगर मुझे यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट से हमारा स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट सॉरी टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट निकालते। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज। आउटपुट कितनी बनी हमारे? 900 यूनिट्स के बने, तो ये 9000 आ जाता। अच्छा, और हम यहाँ पर क्या कर सकते थे? हमारे पास में यहाँ पर, या फिर हम देखते स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट हमारे कितने लग रहे हैं और स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर हमारा क्या है, ठीक है? तो वो हमारे पास अभी यहाँ पर फॉर्मूले में दे नहीं रखा है तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। अच्छा, दे रखा है, सॉरी,
तो यहाँ पर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला क्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितने हैं और स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट हमारे पास कितने लगेंगे। स्टैंडर्ड आवर हमें कितने देने हैं और स्टैंडर्ड ओवरहेड पर आवर हमारा कितना होगा। तो हम जब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे और हमें यहाँ पर पता चलेगा कि कितना वेरिएंस हमारा हो रहा है माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, तो हम दोनों यहाँ पर मेथड्स यूज कर सकते हैं। पहला है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल ओवरहेड। दूसरा है एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल ओवरहेड। यहाँ पर ये बी हो जाएगा एग्जाम्पल, तो आपका ऑप्शन। ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल ओवरहेड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक फेवरेबल वेरिएंस फॉर कॉस्ट का मतलब क्या होगा, कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कम है या फिर हमारी जो आउटपुट कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कम है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कैसी होनी चाहिए, हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए और जो एक्चुअल में कॉस्ट लगेगी वो कम लगनी चाहिए। तो हम अगर यहाँ पर देखें एक्चुअल अगर कम है और स्टैंडर्ड ज्यादा है तो वो हमारे लिए फेवरेबल बन जाती है। जब हमें मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर क्या होगी कि हमारे पास में अगर हमारा जो एक्चुअल इनपुट है और स्टैंडर्ड इनपुट है वो कितना यहाँ पर डिफरेंस बना रहा है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमें रिक्वायर्ड होगी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसकी, हमारे मटेरियल की, रॉ मटेरियल की। तो एक फेयर कंपनसेशन करने के लिए हमें कंपेयर करने हैं एक्चुअल मटेरियल जो हमने यूज किए अगेंस्ट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लीस्ट सुटेबल किसके लिए होती है, जब हमें मास प्रोडक्शन करना है, जब हमें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जॉबिंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग यूनिक नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या फिर केमिकल प्रोसेसिंग। तो बताओ स्टैंडर्ड हमारे पास में कॉस्टिंग जो है वो कब फेल करती है, ये फेल करती है जॉबिंग में, क्योंकि हर एक जॉब यहाँ पर यूनिक है। जैसे कि शिप्स बना रहे हैं तो वो यूनिकली बनेंगे, कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा और यहाँ पर कोई भी मीनिंगफुल स्टैंडर्ड देखने के लिए नहीं होगा। अगर रिपीटेशन हमारा है, रिपीटेटिव प्रोसेसेस यूज करेंगे तो हम स्टैंडर्ड्स क्रिएट करते हैं, सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रिपीटेटिव प्रोसेसेस के लिए अच्छी होती है, लेकिन यूनिक कस्टमाइज्ड जॉब्स जिनको हम जॉबिंग भी बोलते हैं, ये यहाँ पर हमारे लिए स्टैंडर्ड जो होते हैं वो डिफिकल्ट या इनएफिशिएंट होते हैं। कौन सा वेरिएंस है जो कि एक चेक ऑन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड की तरह सर्व करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो पुअर मटेरियल क्वालिटी है, वेस्टेज ज्यादा होगा, ज्यादा वेस्टेज होगा, ज्यादा क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी, तो एडवर्स यूसेज वेरिएंस हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर मटेरियल यूसेज वेरिएंस हमें बताता है कि हमारी जो क्वालिटी है मटेरियल की वो कैसी होगी। हम तभी तो ज्यादा सामान यूज करें जब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जैसे मान लो आप गेहूं लेकर आए, तो गेहूं में अगर ज्यादा कंकड़ है तो कंकड़ हटाओगे तो यहाँ पर गेहूं की क्वांटिटी कम रह जाएगी। एक एग्जांपल है, कंट्रोलेबल वेरिएंसेस आर टिपिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, जो वेरिएंसेस हमारे कंट्रोल में। अब मान लो यहाँ पर मिनिमम लेबर के जो रेट्स हैं, मिनिमम वेज रेट्स वही बढ़ गए, तो स्टैंडर्ड रेट्स हमें यहाँ पर कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर सामान खरीदने जा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की लाइन जिससे कि वेस्टेज कम हो, ये हमारे लिए कंट्रोलेबल है। तो यहाँ पर कंट्रोलेबल वेरिएंसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जहां कंट्रोल आते हैं। तो डिपार्टमेंट हेड जो कि लेबर को कंट्रोल करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा आइडल टाइम ना रखें, एफिशिएंटली काम करें, मटेरियल यूसेज सही से करें और ओवरहेड एफिशिएंसी यहाँ पर होनी चाहिए। तो हमारे पास में डिपार्टमेंट हेड्स या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो होते हैं वो कंट्रोलेबल वेरिएंसेस देख रहे होते हैं और वही इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। थोड़ा सा टफ चैप्टर रहा होगा आपके लिए शायद से, बस कॉन्सेप्ट आप मोटा मोटा याद कर लो। एक बार मैं कॉन्सेप्ट रिवीजन करा देती हूँ। तो अगर एक्सपेंडिचर वेरिएंस है तो मनी कंट्रोल करना है, अगर वॉल्यूम वेरिएंस होता है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम देखते हैं कि हम यहाँ पर कितनी कैपेसिटी अपनी यूज कर पा रहे हैं, राइट। इसके अलावा हमने और क्या समझा, हमने समझा सेल्स मार्जिन में हम ये देखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा हमें एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से लेनी है। ये भी हमने देखा था कि हमारे पास में जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी कि कितनी इनपुट जा रही है
तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि हमने एक्चुअल आउटपुट क्या यूज किया। तो हम स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को लेकर चलते हैं। ऑल्सो यहाँ पर यूसेज वेरिएंस जो है वो हमें क्वालिटी बताता है कि कैसी होगी। इसी के साथ में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो क्वेश्चंस है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बता देना। मैं इस तरह के 1-2 वीडियोस और ले आया करूँगी। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कम समझ में आ रहा होगा, तो हम उस टॉपिक के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, ठीक है? चलो, यहाँ पर मेन मोटिव है कि आपकी एग्ज़ाम क्लियर होनी चाहिए, तो उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।